And welcome to Wings A Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhra Singh Jumwal and welcome to my lecture series. Guys, first of all, thank you so much. आपने last video को इतना सारा appreciation दिया है. Thank you so much. I'm grateful to you all. And जैसे कि आपको पता है ये जो practice sets हैं ये related हैं about the VLW exam जो 10th of December को schedule है. And this is practice set number 2. So let's not waste any more time and let's get started. The first question for today is, which one of the following Governor Generals of India is known as the liberator of Indian press? Option number 1, is it Lord Lytton? B, is it Lord Ripon? C, is it William Bentinck? Or D, is it Lord Charles Metcalfe? तो याद रखिएगा, the answer is Lord Charles Metcalfe. उनको कहा जाता है as the liberator of Indian press. Okay. Yeah. सॉरी पता नहीं क्या हो गया, आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग. ओके, अच्छा, लेट्स गेट बैक. सो इनको क्यों बोला जाता है एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस? बिकॉज 1823 में एक ऑर्डिनेंस आया था, राइट? उस ऑर्डिनेंस के चलते वो सारे प्रेस जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको अगर वो कुछ पब्लिश कर रहे हैं तो उसको एक पीनल ऑफेंस बना दिया था, राइट? इनिशियली ये प्रेस तक लिमिटेड था, उसके बाद ये जर्नल्स तक आ गया, बुक्स तक आ गया, राइट? और एक किताब है मिरात उल अकबरी, राइट? किसने लिखी थी ये? बाय राजा राम मोहन रॉय, राइट? इसी ऑर्डिनेंस के चलते इसी बुक को बैन भी कर दिया गया था, राइट? पैम्फलेट्स भी बैन करते थे, ठीक है? इसी के चलते ये जो ऑर्डिनेंस था इसने फ्रीडम ऑफ प्रेस को कहीं ना कहीं छीन लिया था और इसी ऑर्डिनेंस को 1835 में चार्ल्स मेटकैल्फ ने रिपील किया था. तभी इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा गया है. अगर पूछा जाए कि ये गवर्नर जनरल कौन से टाइम पीरियड तक थे, सो ही वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1835 to 36. फाइन. नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रेफरेंस टू. अच्छा, एक और चीज़ पता है क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है? देखो, मुझसे ना बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम दो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी की बात हो रही है? देखो यहाँ लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू 1809. सो वहाँ पर भी आपको मैंशनड होगा कि कौन सी वाली ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में बात हो रही है. तो ये है 1809 वाली, दैट इज अप्रैल 1809, 25 अप्रैल को साइन हुई थी, ठीक है? ओके, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रेफरेंस टू 1809 was signed between Maharaja Ranjit Singh of Punjab and British East India Company. Number 2, the treaty demarcated the river Satluj, the boundary between British and the state of Punjab. Number 3, the state of Punjab was forced to accept permanent British resident at the Royal Court of Punjab. तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जैसे मैंने बता ही दिया आपको, अप्रैल 1809 में जो है ये साइन हुई थी. किनके बीच में? द फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर विच इज़ महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकैल्फ, ठीक है? कौन सी रिवर को डिमार्केट किया गया था? तो बिल्कुल सही, रिवर सतलुज. सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. द थर्ड इज द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश रेजिडेंट एट द रॉयल कोर्ट ऑफ पंजाब. बिल्कुल सही, लेकिन नॉट इन 1809. दिस वॉज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर. कब हुई थी? 1848 से लेके 1849 में. इसीलिए 1848-49 के बाद जो है पंजाब वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशर्स, राइट? सो दिस इज करेक्ट बट नॉट विद रेफरेंस टू दिस ट्रीटी, ठीक है? सो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. सो दिस गोज 1 and 2. So A option is correct. Which of the following is correct? So 1 and 2 is correct. Fine. All right. Next is, इसमें आपको बताना है, इन्होंने आपको एसोसिएटेड पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम दिए, एसोसिएशंस के नाम दिए और आपने बताना है उनके ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कौन कौन से थे. सबसे पहला है हमारा द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. कौन थे इसके ऑर्गेनाइजिंग मेंबर? बदरुद्दीन तैयाब जी. बिल्कुल सही. सो बदरुद्दीन तैयाब जी थे. आपके फिरोज़ शाह मेहता थे, राइट? के.टी. तिलंग थे, राइट? और ये कब की बात है? ये 1885 की बात है.
फाइन. नेक्स्ट इज मद्रास महाजन सभा, सुब्रमण्यम अय्यर, बिल्कुल सही, 1884. नेक्स्ट इज बंगा बादशाह, अच्छा नाम पूरा नहीं लिखा है, द बंगा बादशाह प्रकाशिका सभा, राइट. राजा राम मोहन रॉय, नो, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. अब देखो बंगा भाषा प्रकाशिका सभा बनी थी 1836 में एंड इट इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द अर्लीस्ट, रादर नॉट वन ऑफ द अर्लीस्ट बट द अर्लीस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन, अर्लियर देन ये आपका 1885 का कांग्रेस ऑल्सो. सो इट इज द अर्लीस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन. ठीक है, 1836 में जो है ये बनी थी. अब राजा राम मोहन रॉय की डेथ 1833 में हुई थी, तो ऑब्वियसली हाउ कैन ही बी द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, राइट. लेकिन राजा राम मोहन रॉय का इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस बंगा भाषा प्रकाशिका सभा वाज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय. इसीलिए राजा राम मोहन रॉय के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हो. ठीक है, नाउ सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया 1 and 2 विच अमंग आर करेक्टली मैच. सो 1 and 2 इज करेक्टली मैच्ड. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, तो आंसर इज 1 and 2. ठीक है, थर्ड वाला गलत है. ठीक है जी, सो 1 and 2 इज राइट. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं कि राजा राम मोहन रॉय का नाम जो है राम मोहन रॉय ही था, लेकिन इनको जो ये राजा है ना, इट वॉज बेसिकली अ टाइटल गिवन टू हिम, राइट. सो हु गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा? इट वॉज गिवन टू हिम बाय अकबर द सेकेंड, हु वॉज बेसिकली द पोस्ट मुगल सुल्तान, राइट. सो अगर पूछे राजा का टाइटल किसने दिया, तो अकबर द सेकेंड ने दिया. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर स्पेस एजेंसीज आर करंटली पार्ट और मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दैट इज ISS. ओके, नाउ ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये बेसिकली एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है. ठीक है, अब देखो नाम में स्पेस है, तो ऑब्वियसली स्पेस में होगा. कहाँ पे है? लो अर्थ ऑर्बिट पे है. ठीक है, कभी कभी इसको लियो ऐसे भी लिखा होता है, तो अगर LEO लिखा होगा तो हम लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, अब ये एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन है. कितनी कंट्रीज का? 5 कंट्रीज का. कौन कौन सी कंट्रीज हैं जरा वो भी देख लें. अब सबसे पहले तो नासा, दैट इज US. दूसरा है रॉसकॉस्मोस, which is Russia. Next is JAXA, which is Japan. Third is ESA, which is the European Space Agency. And fifth one is CSA, which is the Canada Space Agency. Right? So don't get confused with ISRO. ISRO नहीं है. Yes, India envisions कि हम अपना space station बनाएंगे, but is it part of the international space station? No. So fifth option is wrong. So the answer is 1, 2, 3 and 4. Which option? 1, 2, 3 and गलत option दे दिया, I don't know. So it is 1, 2, 3 and 4. I am so sorry guys, I am so sorry. यहाँ पे option फिर से एक क्वेश्चन में गलत दिया. I am very very sorry. The answer is 1, 2, 3 and 4. पांचवा वाला नहीं है, कंफ्यूज मत होना प्लीज. द आंसर इज 1, 2, 3 and 4. और एक जो 5वीं कंट्री मिसिंग है, दैट इज कनाडा. ठीक है, ऑल राइट. फिफ्थ क्वेश्चन. अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिखे लिए हैं और पूछ रहे हैं जी कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, राइट. Fundamental rights, is it France? DPSPs, Ireland, and cabinet form of government, is it Britain, right? So the answer is 2 and 3, that is directive principles of state agency, which is Ireland, correct. Cabinet form of government, which is Britain. Fundamental rights is not France, it is America. ठीक है, so इसका ये वाला आंसर वो है. So 2 and 3 is correct. चलो next up. Next is
वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट that is 2022 was published by मतलब इन 2022 क्या 2023 ऑल्सो मतलब इन्हीं किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. तो याद रखना इट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. सो ILO 1919 में बना था ये, राइट. तो ये इन्हीं के द्वारा जो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है पब्लिश किया जाता है. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO? दैट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड. फाइन. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्क पोर्टल प्रोग्राम. ठीक है. इट विल कंडक्ट असेसमेंट फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर. बिल्कुल सही. ओके, सबसे पहले थोड़ा समझते हैं इसके बारे में. ये जो आपका पार्क प्रोग्राम है ना, दिस इज़ बेसिकली ये आपका जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था ना 2020 का, ये उसी का ही एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, राइट. जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. और इसमें क्या करेंगे, ये स्टूडेंट्स और टीचर्स का आपका असेसमेंट कंडक्ट करवाएंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, राइट. और ये जो पार्क पोर्टल है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय AICTE. सो ऑप्शन नंबर 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. ठीक. नेक्स्ट, आर्टिकल 360 विच इज़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज वेस्टेड अंडर. किन के द्वारा जो है ये रिलीज किया जाता है, सॉरी रिलीज नहीं, प्रोक्लेम किया जाता है. दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. फिर से इट इज कैग. ठीक है. सो इट इज प्रेसिडेंट. ठीक है. सो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में आती है. आपको याद रखना है 352, 356, 365 एंड 360, राइट. दीज आर इमरजेंसी के प्रोविजन आर्टिकल्स हैं ये. ठीक है. सो आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ रिलेटेड है. एंड आज तक इंडिया में कभी भी नेवर फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी. 1919 के टाइम पीरियड में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी, बट द देन फाइनेंस मिनिस्टर विच इज़ मनमोहन सिंह जी, वो जो है ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी, पर लगी नहीं थी. और इसी के बाद ही इंडिया ने LPG रिफॉर्म्स को भी अडॉप्ट किया था, विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. सो द आंसर इज प्रेसिडेंट. Okay. Next is the Forest of India Report 2021 was published. Consider the following statements. Number 1, it is prepared annually by the Forest Survey of India. First. Second is there has been an increase in the forest cover for more than 10,000 square kilometers. Maximum increase in the forest cover in the last 2 years have been vested with Madhya Pradesh. ओके. सो हमको क्या बताना है, अच्छा मैं वही सोचूं, नॉट करेक्ट. हमको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही नहीं है. इज इट प्रिपेयर्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही. इज इट प्रिपेयर्ड एनुअली? नो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ईनियरली. अब दोस्तों एनुअली था इसलिए गलत हुआ. अगर आपको बाय एनुअली आता ना, ये फिर भी गलत था, क्योंकि बाय एनुअल का मतलब होता है 1 साल में 2 बारी. बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में 1 बार. सो जैसे अगर 2021 में रिपोर्ट आई है तो नेक्स्ट रिपोर्ट 2023 की होगी, राइट. इस तरीके से कि 2 सालों में 1 बार ही रिपोर्ट आती है. अब 1 साल में 2 बार तो रिपोर्ट आने का कोई मतलब बनता ही नहीं है. सो फर्स्ट इज रॉन्ग. देयर हैज़ बीन इंक्रीज, बिल्कुल सही. 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, जी नहीं, इट इज़ 2,261 स्क्वायर किलोमीटर्स. और मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ देखने को मिला है? इज इट मध्य प्रदेश? जी नहीं, इट इज आंध्र प्रदेश. ठीक है. एंड इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, आई थिंक सेकेंड इज तेलंगाना. आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, इट इज़ तेलंगाना. बट आप एक बारी खुद भी ये फॉरेस्ट इंडियन रिपोर्ट जो है पढ़ सकते हो. इट इज़ इंपॉर्टेंट. इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है. ये आपका इन्वायरमेंट का भी पार्ट है और ये आपके करंट अफेयर का भी पार्ट है. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट, द स्टेट नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस, ऑफ कोर्स इट इज़ केरला. सो ये तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमको पता है. द गार्डन ऑफ स्पाइसेस इज़ केरला, राइट. नाउ अनदर पॉइंट याद रखिएगा, 2
रीजन्स हैं केरला के, दैट इज इदुक्की एंड वयानंद, ठीक है। ये आपके मैक्सिमम जो है ना एरियाज हैं या रीजन्स हैं जहाँ पे स्पाइसेस जिनकी मशहूर हैं, ठीक है। और गार्डन ऑफ स्पाइसेस इज केरला। पुराने टाइम पे आपको याद होगा इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पेपर मिलता था और इसी ब्लैक पेपर की वजह से अरब यहाँ पे ट्रेड करते थे और अरब को देखते देखते यहाँ पे यूरोपियंस भी आए थे, राइट। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ। सन सिटी इज लोकेटेड इन इटली, जापान, मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। द आंसर इज साउथ अफ्रीका। आई थिंक आप में से शायद काफ़ियों ने जापान भी दिया होगा। दोस्तों फ़र्क है, हम सन सिटी की बात कर रहे हैं तो आंसर है साउथ अफ्रीका। अगर सिटी ऑफ राइजिंग सन होता then the answer would have been Japan. So city of rising sun, because हमको पता है जो the first city जहाँ से the sun rises, the first country rather, that is Japan, the first to experience the sunrise. तो ये अगर आपको पूछें the city of the rising sun, that then it is located in Japan. पर अगर sun city पूछा जाए then it is located in south of Africa, ठीक है। Next is, which of the following state has the lowest poverty ratio? Lowest, highest मत कर देना प्लीज, क्योंकि highest का भी आंसर इसी में दिया हुआ है, ठीक है। सो कौन सी स्टेट है which has the lowest poverty ratio? The answer is केरला, ठीक है। सो अभी हाल ही में एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स आया था 2023 के लिए, राइट, रिलीज्ड बाय नीति आयोग, द थिंक टैंक ऑफ इंडिया, राइट। सो इट इज़ रिलीज्ड बाय नीति आयोग। और ये जो पूरा पावर्टी इंडेक्स है ना, ये 12 नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे है, 12 इंडिकेटर्स के ऊपर या पैरामीटर्स के ऊपर ये बेस्ड होता है, जिसमें एजुकेशन है, सैनिटेशन है, माल न्यूट्रिशन है, राइट। और उसके लिए वो स्टेट जिसका लोएस्ट है दैट इज 0.71% अप्रॉक्सीमेटली है, दैट इज केरला, ठीक है। और हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट आपके बिहार का है। सो द आंसर इज केरला बिकॉज इट आस्किंग अबाउट द हाईएस्ट। लोएस्ट अगर हाईएस्ट पूछेंगे द आंसर गोज बिहार, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? जूट, पल्सेस, एक्सपेंसिव मिनरल्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। द आंसर इज हनी एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। बहुत से रेवोल्यूशंस है, जैसे कि येलो रेवोल्यूशन के बारे में पूछेंगे तो वो ऑयल सीड्स के साथ रिलेटेड है। अगर आपको ग्रे रेवोल्यूशन के बारे में पूछेंगे तो वो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। अगर वाइट रेवोल्यूशन पूछेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। अगर ब्लू पूछेंगे तो वो एक्वा कल्चर के साथ रिलेटेड है, राइट। सो इसलिए ऐसे करते करते बड़े रेवोल्यूशंस है। कभी कभी ये बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं और आपको अच्छे नंबर दिलाने में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको याद रखना। इसका आंसर इज हनी एंड हॉर्टिकल्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी? दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट। सो याद रखना द आंसर इज दादा भाई नारोजी, ठीक है, जिनको इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी वाज बेसिकली द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया, राइट, द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे सोने की चिड़िया के साथ, राइट। 1871 में एक किताब जो है वो दादा भाई नारोजी ने लिखी थी, विच इज द पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसमें उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था, विच इज दादा भाई नारोजी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ। Who among the following is known as the Iron Lady? Is it Annie Besant, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू और गायत्री देवी? तो the answer is सरोजिनी नायडू, also known as the Nightingale of India. इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन to serve as a governor of
यूनाइटेड प्रोविंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलो नाउ इनको बोला जाता है द आयरन लेडी। अच्छा, एक और चीज़, हमारा विमेंस डे हम कब मनाते हैं? एक है आपका इंटरनेशनल विमेंस डे और एक होता है नेशनल। इंटरनेशनल विमेंस डे इज़ March 8 and National Women's Day is February 13. What is the relevance of February 13? February 13 is the birth date of सरोजनी नायडू, ठीक है। इसीलिए इनके बर्थडे के ऊपर ही हम जो है नेशनल विमेंस डे मनाते हैं, जो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर 2023 की बात करें, व्हाट वाज द थीम of the National Women's Day? It was digit all. Digit all. Right? What it means? It means innovation and technology. Innovation and technology for gender equality. ठीक है, सो सरोजनी नायडू। चलो 16th, civil disobedience movement or the salt satyagrah was launched in 32, 29, 30 और 25. The answer is 1930. ठीक है, सो ये आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ बैकग्राउंड के बारे में। मार्च 12 से लेके अप्रैल 6 तक जो है दांडी मार्च था, राइट। और फिर दांडी 12 मार्च को गांधी जी ने ही सॉल्ट सत्याग्रह को लॉन्च किया था, दांडी मार्च को शुरुआत की थी। मार्च 12 को ये अपने आश्रम साबरमती से निकले थे और 6 अप्रैल को दांडी के कोस्ट में इन्होंने सॉल्ट को चख कर सॉल्ट टैक्स को ब्रेक किया था। सॉल्ट सत्याग्रह वाज बेसिकली अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स, राइट। और आपको पता होगा, अभी तक आई एम श्योर आपने पढ़ लिया होगा, हिस्ट्री रिवाइज कर लिया होगा, 1930, 1931, 1932, दीज आर द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। सो जो हमारे कांग्रेस थी उसने बॉयकॉट किया था द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। और इसीलिए उन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था, क्योंकि गांधी जी के जो है पॉइंट्स को माना नहीं गया था, राइट। जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम है हिस्ट्री के रिलेटेड, क्योंकि आपको फ्रीडम स्ट्रगल आना है, गो टू द प्लेलिस्ट, मेरी पूरी डिटेल्ड मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। सो 1930 इज द आंसर। रिवर ब्रह्मपुत्र, 17th क्वेश्चन, रिवर ब्रह्मपुत्र when it enters अरुणाचल प्रदेश is known as दिबांग, दिहांग, सुभानसिरी, धनसिरी। तो याद रखना इट इज नोन एज दिहांग, ठीक है। सो जब रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर करती है तो उसको दिहांग कहा जाता है, कहीं कहीं पे ना सियांग भी कहा जाता है। सो सियांग या दिहांग जो है यहाँ से एंटर करती है, और जो ब्रह्मपुत्र है उसको सांगपो कहा जाता है तिब्बत से, क्योंकि ये तिब्बत से ओरिजिन करती है फ्रॉम द चीमा युंगदुंग ग्लेशियर। चीमा युंगदुंग ग्लेशियर से ये ओरिजिन करती है, जो तिब्बत में है, राइट। वहाँ पे इसको सांगपो कहते हैं। व्हेन इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश, तो एक और पॉइंट है इसमें कि ब्रह्मपुत्र कौन सी स्टेट से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, ठीक है। तो ये दिहांग की तरह एंटर करती है, और फिर जब बाद में लोहित और दिबांग इसके साथ जुड़ जाती हैं, फिर ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है, ठीक है। इट इज़ अ माइटी रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इट इज़ अ वेरी ह्यूज रिवर, ठीक है। एंड हाँ, क्योंकि ये तिब्बत से ओरिजिन करती है तो ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर भी है, ठीक है, जो किसी और की बाउंड्री से, मतलब किसी और की बाउंड्री नहीं, जो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करती है, ट्रांस बाउंड्री रिवर भी है ये, ठीक है। और जब ब्रह्मपुत्र को गंगा, होली गंगा ज्वाइन करती है तो हम इसको जमुना कहते हैं, जमुना, यमुना नहीं, ठीक है। और जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में चले जाती है तो इसको पद्मा कहते हैं, ठीक है, फाइन। सो द आंसर इज दिहांग, नॉट दिबांग। दिबांग और लोहित बाद में इसको ज्वाइन करती हैं। Okay, 18th question. Which of the following was the first port to be developed after independence? The answer is, what is the answer? Mumbai, Cochin, Kandla या Mangalore? It is Kandla. Where is it? It is in Gujarat. ठीक है। 19th, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन, देखो अगर तो सिर्फ पोर्ट ब्लेयर पूछे तो आपको पता ही होता है, इट इज अंडमान एंड निकोबार,
राइट लेकिन पूछा है लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, तो याद रखना इट इज़ साउथ अंडमान। और आपका अंडमान निकोबार जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडमान में आ रहे हैं एंड हो रहे हैं रादर। एंड ऑल्सो अच्छा वो आगे कवर करते हैं, आगे भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो द आंसर इज साउथ अंडमान। Next, forming an association is mentioned under which of the following? Legal right, natural right, fundamental right, none of the above. तो याद रखना forming an association is basically freedom, ये हमारा freedom का right है, right? freedom of association, तो ये है आपका fundamental right article 19, ठीक है, freedom of association. In which language is Miland Panho written explaining Buddhist doctrine? So this is basically related to Buddhism और इसमें एक डायलॉग, ये बेसिकली एक डायलॉग है बिटवीन गौतम बुद्ध एंड किंग मिलंद, उनके बीच के डायलॉग को मिलंद पन्हो में जो है एंड दैट बेसिकली एक्सप्लेन्स द डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। सो किस में है? हिंदी में है, संस्कृत में है, संथली में है या पाली में है? तो जी पाली लैंग्वेज में है। नेक्स्ट, विच फेमस ऑथर हैज रिटन द बुक 1984? जॉर्ज ऑरवेल, सलमान रुश्दी, थॉमस हार्डी और जॉन ग्रिशम। सो दैट इज जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। द हाइएस्ट गैलेटरी अवार्ड इन द कंट्री इज, देखो हाइएस्ट गैलेटरी अवार्ड है, हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड अलग होता है और हाईएस्ट गैलेटरी अवार्ड अलग होता है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होगा तो इट इज़ भारत रत्न, गैलेटरी अवार्ड होगा तो इट इज़ परमवीर चक्र। एंड हाउ मेनी परमवीर चक्र अवार्डीज आर देयर? देयर आर 21 परमवीर चक्र अवार्डीज। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, अगर आपने कभी सुना है या पढ़ा है, 2018 में ना 3 आइलैंड्स के नाम बदले थे अंडमान एंड निकोबार के। दैट इज़ नील आइलैंड का नाम बदला था, रॉस आइलैंड का नाम बदला था, हैवलॉक आइलैंड का नाम बदला था, ठीक है। नील आइलैंड को स्वराज शहीद द्वीप दिया गया था, रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया गया था, हैवलॉक आइलैंड को आपका स्वराज द्वीप दिया गया था। और वेरी रिसेंटली 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार, उनके आइलैंड्स को भी ना उनका नेम चेंज किया गया है, राइट। और वो जितने भी नेम चेंज हुए हैं ना, वो किस इट इज़ आफ्टर किनका नाम? दैट इज़ ऑल द परमवीर चक्र अवार्डीज़, ठीक है। 21 परमवीर चक्र अवार्डीज़ हैं, जिसमें से 3 आर स्टिल दे आर द लिविंग लेजेंड्स, बिकॉज इसके अलावा जितने भी हैं उन सबको पोस्थुमसली मिला है। पोस्थुमसली क्या होता है? मरने के, शहीद होने के बाद, रादर मरने नहीं, शहीद होने के बाद जो है उनको दिया गया है। लेकिन जो ये 3 हैं इनमें से दे आर लिविंग लेजेंड्स, दैट इज़ लिविंग लेजेंड योगेंद्र सिंह यादव, लिविंग लेजेंड बाना सिंह एंड लिविंग लेजेंड संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार। तो ये 3 आर द लिविंग लेजेंड्स एंड बाकी आर पोस्थमस, फाइन। सो इट इज़ परमवीर चक्र, ओके। Last question is, how many women can the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir nominate if, in his opinion, women are not adequately represented in the Legislative Assembly? 5, 10, 2 और 4, तो याद रखिएगा it is 2, ठीक है। तो कितने हैं? 2। कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कैन रिमेंबर, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपका क्या स्कोर बना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।